पीके बात अच्छा करते हैं, पीके मैनेजमेंट अच्छा करते हैं, पीके क्राउड इकट्ठा करने का अच्छा दिमाग रखते हैं। ट्रेंड चला हुआ है, उसी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इधर पीके ने भी घोषणा किया था कि हम आएंगे तो 2000 रुपये पेंशन देंगे। बड़ा ही रोमांचक चुनाव होगा। हार जीत जो है वो इतना कम मार्जिन पर होगा कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बाकी होगा महंगाई, पलायन, ये सब कहने के लिए, ये मुद्दे वोट में यहाँ बहुत असर नहीं करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है, आदर्श आचार संहिता लग चुकी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सारण की धरती छपरा पे। और छपरा में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सारण जिला जो है उसमें 10 विधानसभा आती है, उस 10 विधानसभा सीटों पर क्या राजनीतिक परिदृश्य रहेगा, किस पक्ष में हवा जा रही है, मतदाताओं का क्या रुझान रहेगा। हालांकि अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम अब छपरा के जो वरिष्ठ पत्रकार उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रहेगा इस बार चुनाव में माहौल और किस तरह से जनता जो है चुनाव में अपनी जो भूमिका निभाएगी। संजय जी, आप भी काफ़ी पहले से पत्रकारिता में है, आप ये बताइए कि जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 है, इस बार 2 धड़े तो पहले से थे, एक तीसरा धड़ा भी आ गया है प्रशांत किशोर के रूप में, और एक चौथा आम आदमी पार्टी भी पूरे 243 सीट पे चुनाव लड़ेगी। जो 10 विधानसभा है जिसमें 6 विधानसभा सारण लोकसभा क्षेत्र में आती है, क्या लग रहा है, क्या राजनीतिक हवा आपको नज़र आ रही है, जो जनता का जो मूड किस तरह का नज़र आ रहा है? देखिए, जहाँ तक 2 धारा पहले था और तीसरे चौथे की बात कही है तो उसका तो असर पड़ेगा, क्योंकि अगर पिछले चुनाव का नज़र डालें तो 700 से 5000 के अंतर पर बहुत सारे सीट लॉस हुए थे सत्ताधारी पक्ष का। अब के वर्तमान स्थिति में अगर जनसुराज है और एक और की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर है कि ये जो खेल बिगाड़ने का काम करेंगे, बहुत जगह ऐसे सीट होंगे कि जहाँ पर ये खेल बिगाड़ने का काम करेंगे। तो ऐसे में ये चुनाव जो है ना, बड़ा इस बार का चुनाव बड़ा ही रोमांचक चुनाव होगा। हार जीत जो है वो इतना कम मार्जिन पर होगा कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये बहुत बड़ी बात होगी, अपने आप में सोचने वाली बात होगी। तो सारण लोकसभा में 6 विधानसभा सीटें हैं, अभी तक रिकॉर्ड रहा है कि जो 14 का इलेक्शन देखे, 19 का इलेक्शन देखे या 24 का लोकसभा इलेक्शन देखे, जनता लोकसभा में तो एनडीए को पूरे भर के वोट देती है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बात आती है तो लगभग सभी सीटों पे एनडीए का वोट कम होता जाता है, महागठबंधन के पक्ष में ज़्यादा वोट होता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? इस बार क्या हाँ, इसका सबसे बड़ा कारण देखिए, लोकसभा में बात होता है तो लोकसभा में लोगों के दिमाग में तब ऊपर होता है, सेंटर की बात होती है कि हम वहाँ पर ऊपर किसको वोट कर रहे हैं। तो वहाँ पर कुछ हद तक कोई देश मतलब लोगों के समाज में होता है कि राष्ट्रहित की बात हो रही है तो हम मोदी जी के साथ हैं, वहाँ मोदी जी के साथ या ऊपर की चर्चा होने लगती है तो वहाँ एक अलग पे बनता है। जब नीचे आते हैं विधानसभा और उसके नीचे के चुनाव में तो वहाँ धीरे धीरे जाति में ये कटने लगता है, जाति में टूटने लगता है और वो जातिगत वोट जो है वो टर्न अप होने लगता है। तो ये मैंने यहाँ पर आता है और जिसके चलते जो है एनडीए को या दूसरे पार्टियों को बहुत नुकसान होता है अलग अलग। चुनाव के पहले एक बहुत विचित्र बात देखने को मिली, जो पहले कभी देखने को मिली, तो सत्ताधारी दल है जदयू और भाजपा, वो लगातार लोक लुभावनी घोषणाएं कर रही है। जैसे यही बिहार सरकार के लोग थे जो फ्री बिजली पर कहते थे कि हम नहीं दे पाएंगे, फिर बिजली दे दी, पेंशन जो 400 रुपये था उसको बढ़ा दिया, तमाम तरह के 10,000 रुपये महिलाओं खाते में दे दिए। इसको लेकर क्या कहो? इधर तेजस्वी यादव भी जो अपनी पार्टी के नाम पर कहते हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे तो 200 यूनिट देंगे, 2500 रुपये परिवार को देंगे, तमाम लोक लुभावनी बातें हो रही, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या असर पड़ेगा इन सब योजनाओं का दोनों धड़ों को की बात की जाए तो? ये सब चीज़ शुरू हुआ है, इतनी जल्दी सब कुछ हुआ है। आपने सही शुरू में सवाल जो किया था कि जनसुराज की एंट्री और तीसरे और चौथे धड़े की एंट्री के बाद ये सब जो है अब सब लोगों को लगने लगा है कि कहीं हमारा वोट जो है बिदक न जाए। और आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ जनसुराज का वो सभाएं हो रही हैं या उनके जुलूस हो रहे हैं तो वहाँ भीड़ भी अधिक हो रही है। अब भीड़ कितना जो है वोट में तब्दील हो जाएगी वो दूसरी बात है, और किस रूप में भीड़ आ रही है, किस काम के लिए भीड़ आए है, किस लिए भीड़ को बुलाया जा रहा है, कैसे भीड़ को बुलाया जा रहा है, ये दूसरी बात है। लेकिन जो भीड़ देखी जा रही है तो डर तो सबको हो गया, इसलिए दनादन योजनाओं का जो है घोषणाएं और उसका इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए, जो सारण लोकसभा में उस एक सीट पर आप क्या देख रहे हैं, किसके पक्ष में हवा नज़र आ रही है, जो मतदाताओं का जो मूड अभी तक जो नज़र आ रहा है बिना कैंडिडेट के घोषित हुए? देखिए, हाँ, ये थोड़ा सा मार्केबल बात है कि अगर सारण लोकसभा क्षेत्र के अंदर अगर 6 विधानसभा की ऐसे टोटल सारण में है 10 विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन जो 6 केवल लोकसभा क्षेत्र सारण की बात कर रहे हैं तो इनमें
आप देखिएगा कि इस बार अमूलचूल परिवर्तन होगा। हमको लग रहा है कि इस बार भारी फेरबदल होगा। बहुत सारे जो अभी सत्ता में हैं, अभी जो है उनको छोड़ना सिटिंग विधायक जो सिटिंग विधायक है, कई को छोड़ना पड़ सकता है, कई जो छोड़ चुके हैं फिर वो उनको वो पुराने वाले वापस भी आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात आपको नई चीज़ देखने को मिलेगी। क्या लग रहा है कि 6 में क्या रेशियो रहेगा? 6 में अभी तक हमें जो मतलब मोटा मोटी हम लोग आकलन किए हैं कि 4-2 का आकलन रहेगा। किसके पक्ष में? चार किस चार एनडीए को जा सकता है इस बार, 4 एनडीए को जा सकता है और 2 जो है दूसरे को जा सकता है। अरे ये सारण लोकसभा क्षेत्र की सारण लोकसभा क्षेत्र में ये 4-2 का अभी तक का जो असर दिख रहा है, अभी तक जो माहौल बना हुआ है उस हिसाब से आगे 2-3 दिनों में क्या होगा टिकट मिलने के बाद वो तो क्लियर हो जाएगा। पीके फैक्टर या आम आदमी पार्टी का फैक्टर जो है वो क्या? मैंने तो पहले ही कहा कि आम आदमी फैक्टर या पीके फैक्टर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा। अगर कहीं भी सीटों में परिवर्तित होता नहीं दिख रहा है। नहीं, यहाँ पर इस मामले में थोड़ा सा ये तो तब होगा कि जब 10 तारीख के बाद जो है कितने लोगों का मतलब ये उम्मीदवार बनते हैं। हाँ, प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो जाती है और तब विद्रोह होता है, कितना सपोर्ट होता है, कितना ये सब नाम घोषणा के बाद नहीं हो पाएगा। जो भी आप बता रहे हैं प्रत्याशियों घोषणा के पहले की, हाँ, पहले कभी जो वास्तविक स्थिति है अभी की मैं बता रहा हूँ, लेकिन जैसे ही प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होगी तब ये माहौल कुछ और भी होगा। ये देख सकते हैं कि संजय जी बताए थे। एक और संजय जी हमारे साथ हैं, ये भी वरिष्ठ पत्रकार है। संजय जी ये बताइए कि अभी आपने देखी संजय जी ने जो बात कही, यही सवाल आपसे है कि आप क्या देख रहे हैं जो सारण लोकसभा क्षेत्र की 6 सीटें हैं उसमें किस तरह का जनता का जो मूड 24 में नज़र आया, इस 2025 चुनाव में क्या नज़र आ रहा है? देखिए, इसमें जहाँ तक मुद्दे की बात है, 6 विधानसभा की आप बात कर रहे हैं, बहुत कुछ फ़र्क नहीं आएगा। सारे मुद्दे ऐसा नहीं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, जुड़ी हुई जनता है, मुद्दे तमाम सब एक जगह रहेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पर मुख्य मुद्दे जो वोटिंग के समय काम करता है वो है जातीय समीकरण, फिर उसके बाद कैंडिडेट मुद्दा होगा। इंडिविजुअल हर क्षेत्र का अलग कैंडिडेट होगा। कैंडिडेट चूँकि अभी घोषित नहीं हुआ है तो उसका भी अभी इंतज़ार करना होगा कि फाइनल मुद्दे होंगे क्या। बाकी होगा महंगाई, पलायन, ये सब कहने के लिए ये मुद्दे वोट में यहाँ बहुत असर नहीं करेंगे। कैंडिडेट और स्थानीय जो क्षेत्र पर जो कारक होते हैं वो असर करते हैं और निश्चित रूप से वही परिणाम में बदलते हैं। और फिर आप बात इनसे पूछिए संजय जी से कि पीके फैक्टर ठीक है, उनकी में भीड़ हो रही है, लोग आ रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, व्यक्तिगत बातें पूछी जाएं, मुझसे भी पूछे तब बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं, बिहार के हित में, लोगों के हित में, तालियां भी मिल रही हैं, प्रशंसा भी मिले, लेकिन वो वोट में तब्दील होता नहीं दिख रहा है। क्योंकि यहाँ तो खुलासे पे खुलासे किए जा रहे हैं सत्ता पक्ष के नेताओं का, मंत्रियों के बारे में। वो चीज़ से यहाँ की जनता उससे निकल चुकी है। कोई अब यहाँ छपरा की आज हम अगर बात करें, जो अभी नारकीय स्थिति है, अगर ये मुद्दे होते, अगर मुद्दे बनते तो फिर यहाँ पर परिवर्तन हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे परिवर्तन दिख नहीं रहा है। 20-25 दिन के बाद सारी बातें फिर सामान्य हो जाएंगी, लोग अपने जातीय समीकरण कैंडिडेट के हिसाब से जाकर वोट दे देंगे। वही चीज़ पीके के साथ है, उनकी बातें अच्छी हैं, भीड़ भी हो रही है, लेकिन वोटिंग के समय वो काम नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा बहुत कैंडिडेट असर डाल सकता है कि पीके की टीम से जो आएंगे, जो दल से जो आएंगे कैंडिडेट, वो कितने प्रभावी है, वो उनका वोट होगा, न कि प्रशांत किशोर का। क्योंकि प्रशांत किशोर का अपना कोई आधार वोट नहीं है। वो कहते हैं कि सब में मेरा वोट है, तो ऐसे नहीं, बिहार की राजनीति वैसे नहीं होती है कि सब में मेरा वोट है। हर दल का, महागठबंधन का देखिए, उसका एक अपना आधार वोट है, यहाँ एनडीए का देखिए, उसका अपना आधार वोट है, उसमें वो प्लस माइनस करके अपना जीत की राजनीति बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं और जीतते हारते हैं। यहाँ पर हमेशा लड़ाई इसी मुद्दे पर। फिर 2025 में भी इसी पैटर्न पर चुनाव होगा। चुनाव मतलब रिजल्ट आएगा इसी पैटर्न पर, लेकिन अभी कैंडिडेट का इंतज़ार करना पड़ेगा। और कैंडिडेट बहुत कुछ मैटर करेगा कि कैंडिडेट कौन हो रहा है, क्योंकि थोड़ी चीज़ें अभी बदली हुई हैं 2020 से 25 में। कैंडिडेट को लेकर लोग थोड़ा ज़्यादा सिंसियर हुए हैं, कैंडिडेट पर लोग सीरियस देख रहे हैं रूप से कि क्या कैंडिडेट कौन आ रहा है, कैसा आ रहा है। ठीक है कि जातीय समीकरण अपने जगह पर है, कैंडिडेट भी एक मैटर करेगा। अब बाकी चीज़ें कहने के लिए है, महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन है, ये सब कहने के लिए अच्छी बातें हैं, ये नारे के रूप में बदल चुके हैं ये मुद्दे। अब ये मुद्दे वोटिंग में काम नहीं कर रहा है, वोटिंग में काम कर रहा है जात समीकरण। और फिर ये सरकार ने ताबड़तोड़ घोषणाएं की हैं फ्री वाला, तो इसका भी असर गाँवों में है। जिनके खाते में 10,000 रुपया गया है, अगर देखिए वोटर भी बटे हुए हैं। अब गैर यादव ओबीसी की बात कीजिए, जाकर उन महिलाओं से पूछिए जिनके खाते में 10,000 गया, जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो आज वो कहाँ जाएंगी। जीविका दीदी जो हैं वहाँ पर, जिनको महिलाओं को मिला है, पूछिए कहाँ जाएंगे वोट, वो वोट कहाँ देंगी। फिर उसके बाद फ्री बिजली हुआ, इसका असर है गांव में जाकर देखिए कि 125 यूनिट का कितना फ़र्क पड़ता है। फिर 400 रुपये से बढ़कर 1100 रुपया हो गया
पेंशन राशि, इसका भी फ़र्क है। इस बात का एहसास सरकार को भी होगा कि 20 साल तक सरकार में रहने के बाद कुछ सत्ता विरोधी लहर हो सकती है। उसी को काउंटर करने के लिए नीतीश सरकार ने ताबड़तोड़ घोषणाएं की है और उसका असर भी धरातल पर दिख रहा है और ये वोट के रूप में भी दिखेगा, मेरा ऐसा मानना है। ये बताइए, नीतीश जी 2005 से लगातार सत्ता में है, आज तक उन्होंने इस तरह की कोई योजना आने नहीं दी। लोगों ने मांग भी किया तो उन्होंने सीधे सीधे इनकार कर दिया। तो क्या लगता है, कहीं ना कहीं डर है कि मुझे इनकी पार्टी को या इनके गठबंधन को सत्ता से दूर कर दिया जाएगा, इसलिए जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए कहीं ये चुनाव के पहले जो रिश्वत देने वाला तो परंपरा तो नहीं है? नहीं, क्योंकि टाइमिंग पे सवाल सब कोई उठा रहा है। बिल्कुल, इसको रिश्वत हम नहीं कह सकते, लेकिन ये राजनीति में एक ट्रेंड चला हुआ है, उसी को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि इधर पीके ने भी घोषणा किया था कि हम आएंगे तो 2000 रुपये पेंशन देंगे, फिर तेजस्वी जी ने भी घोषणा किया था कि माई बहन योजना करेंगे, उसका भी असर निश्चित रूप से है। कोई जब सत्ता में इतने दिनों तक रहता है तो एंटी हो सकता है गवर्नमेंट सत्ता को, बिल्कुल उससे इनकार नहीं है। चूँकि ये लड़ाई बहुत बिहार की लड़ाई है, एक स्टेट की लड़ाई है, लेकिन नेशनल लेवल पर इसकी चर्चा हो रही है और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। रिजल्ट जो है, इस चीज़ को हर दल, हर गठबंधन समझ रहा है और उसी के अनुरूप तैयारी भी कर रहा है। आज देखिए, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 2 दिन बाद नॉमिनेशन शुरू होगा पहले चरण का, लेकिन किसी दल ने अभी कैंडिडेट की घोषणा क्यों नहीं की? आम आदमी पार्टी ने 11 कैंडिडेट की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी की है, तो चूँकि आम आदमी पार्टी का कोई यहाँ वजूद नहीं है, उसका कोई चर्चा करने वाला भी नहीं है। आम आदमी पार्टी का एक चर्चा हो रही है, निश्चित रूप से प्रशांत किशोर की पार्टी की हो रही है, चर्चा है, हर घर घर गांव में चर्चा है, लेकिन वो चर्चा वोट में बदलते हुए नहीं दिख रहे, क्योंकि हर आदमी यहाँ पर वैचारिक रूप से, दल के रूप से, जाति के रूप से, सरकार के रूप से बंट चुका है। धड़ों में बटा हुआ है। या तो आप चाहते हैं कि तेजस्वी की सरकार आए, एकदम हम उस पर रेडिंग है कि तेजस्वी की सरकार आए, नहीं तो हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार ठीक है। नीतीश कुमार से नाराज़गी है इस सरकार से। 20 साल में लोगों की तमाम मुद्दे हैं, बात कीजिए कि हाँ ये काम नहीं हो रहा है, ये काम में कोई सुनवाई नहीं है, भ्रष्टाचार हर जगह है, पंचायत से लेकर सचिवालय तक में भ्रष्टाचार की चर्चा है, कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक में भ्रष्टाचार की चर्चा है। लेकिन नीतीश सरकार के खिलाफ नाराज़गी उतनी नहीं है कि जाकर हम दूसरे को चुन लें, वो वोट में बदलेगा नहीं। नाराज़गी है, थोड़ी निराशा है, लेकिन वो चीज़ उतना स्तर पर नहीं है कि वो वोटिंग में बदल जाएगा दूसरे खेमे में, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। जो 6 सीटें सारण लोकसभा क्षेत्र में, उसमें 6 सीटों में कितना सीट किसको देना चाहेंगे, जो पब्लिक का जो मूड आपको नजर आ रहा है? अभी काल्पनिक सवाल है, काल्पनिक ही सवाल है, क्योंकि कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई है, घोषित हुआ ही नहीं है। पहले पता तो चले कि दूल्हा कौन है, तो फिर शादी बारात का दुल्हन कैसी होगी, हाइपोथेटिकल है सवाल। तो इसका जवाब भी वही होगा कि पहले कैंडिडेट आने दीजिए, अभी बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन जो भी आएगा, कैंडिडेट एक मैटर करेगा निश्चित रूप से, लेकिन दल मैटर करेगा। या तो आप इधर हैं या उधर हैं, 2 धारा में ही चुनाव होते यहाँ दिख रहा है, या तो आप लालू धारा में हैं या नीतीश धारा में हैं। बिहार में निश्चित रूप से नीतीश कुमार का ही फैन फॉलोइंग है यहाँ पर। अब मोदी जी साथ में हैं तो 2 आदमी उधर है, एक इधर लालू धारा है, तो आप किसको पसंद करते हैं? आज दोनों वोटर अपने तरफ से अडिग हैं कि हमको उनके साथ रहना है, हमको इधर रहना है, उसी रूप में चुनाव होगा, कैंडिडेट असर करेंगे। देख सकते हैं कि संजय जी ने बताया कि सबसे पहली बात है कि कैंडिडेट के पर काफ़ी असर पड़ेगा। हाँ सर, राकेश जी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार। राकेश जी, ये बताइए कि आप भी लगातार क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं खबर के सिलसिले में, आप क्या देख रहे हैं जो विधानसभाओं में जो पब्लिक का जो मूड है? सारण लोकसभा क्षेत्र और महाराजगंज लोकसभा कुल मिलाकर 10 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे, तो सारण लोकसभा क्षेत्र में जो 6 विधानसभा सीटें हैं, उसको लेकर पब्लिक का मूड आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, सबसे पहले यहाँ सारण की राजनीति को समझना होगा। सारण की राजनीति जाति में बटी हुई है। ये तो पूरे बिहार की बात आप, लेकिन सारण में विशेषकर क्योंकि सारण लालू जी का गढ़ रहा है। ये ठीक बात है कि लालू जी पिछले 14 के बाद उनका बाद यहाँ लोकसभा में जीत नहीं पाए हैं, ये अलग बात है, 1 दशक से पीछे हैं। लेकिन लालू यादव का चूँकि क्षेत्र रहा है तो उनके समर्थक भी हैं। और जातीय समीकरण को अगर आप देखेंगे तो जिस तरह का जातीय समीकरण, MY समीकरण को बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है महागठबंधन के पक्ष में, इसके साथ दलित भी कुछ जुड़ जाते हैं। हालांकि दलित के लिए नीतीश कुमार ने कई योजनाएं चलाई है, तो उसका एक फ़र्क पड़ेगा। जहां बीजेपी का सिंबल होगा वहां दलित मतदाता राजद के पक्ष में जाएंगे, और जहां जदयू का सिंबल होगा वहां कुछ पिछड़ा वोट जो है वो मतलब NDA गठबंधन को मिलेगा। अब इस हिसाब से आपको हम बता दें तो पहले बीजेपी से जो दलित का वोट है वो छिटका हुआ है, आखिर इसका कारण क्या दिख रहा है? इसका कारण है कि दलित समाज जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाता है स्वर्ण वोटरों के साथ।
और बीजेपी का मतलब ही होता है, बीजेपी का मतलब भले ही वो सबके लिए काम कर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लिए काम हो रहा है, हर स्तर पे काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार काम नहीं कर रही है, लेकिन जो समाज की मानसिकता है, समाज में जो सोच है, हम तो उसको अभी बदल नहीं सकते, इसके लिए बहुत लंबा समय लगेगा। तो आप एक बात स्पष्ट मानिए कि जहाँ भाजपा का सिंबल होगा वहाँ पिछले मतदाता जो है राजद को पसंद करेंगे, महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में। हाँ, तो वहाँ वो मजबूत हो जाएंगे। और जहाँ जेडीयू का होगा वो बल्ले बल्ले से चुनाव जीतेगा। और हमको लगता है कि अभी के तारीख में दो ही धारा में चुनाव होना है, या महागठबंधन के पक्ष में या महागठबंधन के विपक्ष में। पीके आप सब टाटा फिश हो जाए। आपका तो कोई वजूद नहीं है। पीके बात अच्छा करते हैं, पीके मैनेजमेंट अच्छा करते हैं, पीके क्राउड इकट्ठा करने का अच्छा दिमाग रखते हैं, क्योंकि पीके इसी के लिए प्रसिद्ध भी हैं। लेकिन धरातल पे हम लोग जो देख रहे हैं 200 विधानसभा क्षेत्र में एक भी उनका कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है जिसका खुद का 10,000 वोट हो, और पीके का अपना कोई आधार नहीं है कि 10,000 वोट उनको लोग दे। इसलिए पीके के लिए बड़ी उपलब्धि ये होगी कि हर विधानसभा क्षेत्र में 10 से 15,000 वोट अगर उनको आ जाता है तो पीके के लिए यही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। नुकसान किसका करेंगे? 10 से 15,000 वोट लेंगे, किसका ले रहे हैं? क्योंकि जिन बातों को लेके वो मैदान में आ रहे हैं और जिस तरह से लोग उनसे जुड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से बात विकास का कर रहे हैं, बात पढ़ाई, शिक्षा, रोजगार की कर रहे हैं। तो ये वोट किसका लेंगे? तो पढ़ाई, कमाई, दवाई सबकी बात तो तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव युवा चेहरा हैं। लालू यादव पे जो भ्रष्टाचार के आरोप थे बहुत हद तक तेजस्वी उसको कुछ भरपाया कर पाया है। लेकिन अभी महागठबंधन की जो स्थिति है, जिस तरह से जातीय समीकरण है, ये कितना सफल होगा, ये सबसे पहले डिपेंड करता है कि प्रत्याशियों का चयन कैसा कर रहा है। अगर एनडीए लापरवाह हुआ तो एनडीए नुकसान उठाएगा, और महागठबंधन लापरवाह हुआ तो महागठबंधन को उसका समीकरण कैसा है क्षेत्र में, ये देखना होगा। अभी तो आज चर्चा नहीं हो गई है कि चिराग पासवान भी इधर उधर जाने वाले सीट की मांग को लेकर के मांझी भी उठे हुए हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? चुनाव के पहले जैसे देखिए, हम लोग तो बहुत प्रेशर पॉलिटिक्स, मतलब 25-30 सालों से इस फील्ड में हैं, तो हम लोग बहुत सारे चुनाव को देखे। चुनाव के समय सब आम बात है। जैसे राजनीतिक दल को कहा जाता है कि मेढक है, उसको एक तराजू पे तौलना बड़ा मुश्किल होता है। पिछले बार आप देखे थे महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाग के चले गए थे मुकेश सहनी। भाजपा ने मुख्यमंत्री उनको मंत्री तक बना दिया, 6 महीना के बाद फिर उनको हटा दिया। चिराग पासवान अलग हुए, चिराग पासवान को के घर से बांग्ला तक खाली करवा दिया, फिर चिराग पासवान को 5 सीट भी दे दिया और उनके चाचा को। क्योंकि राजनीति में ये सब चलते रहता है कि सहमत का खेल जो है, यही तो मुख्य राजनीति है, और इसमें जो फिट बैठता है, जो जीता वो सिकंदर। 6 विधानसभा को लेकर क्या आप देख रहे हैं? किसके पक्ष में कितने सीट? नाम रख के आपको बता देता हूँ कि सोनपुर में राजद मजबूत होता है, बरहौरा में राजद मजबूत होता है, गरखा में राजद मजबूत होता है, छपरा में एनडीए के जो भी प्रत्याशी आएंगे, क्योंकि अमनौर में एंटी कैम्पेंसी एनडीए के पक्ष में हो सकती है, तो वो लॉस एक हो सकता है हमारे हिसाब से। 6 में कितनी सीटें आप दे रहे हैं? में हमको लगता है कि अगर मतदाता सही जिस तरह से समीकरण है और ठीक ठाक अगर वितरण हो गया टिकट का, तो अभी तो मात्र 4 में 2 ही है, तो महागठबंधन को 1 का लॉस होगा और एनडीए को 1 का फायदा हो सकता है। मतलब 5-1 का आप मान रहे हैं? 3-3 का मान रहे हैं। 3 का आप मान रहे हैं। देख सकते हैं कि ये छपरा के जो पत्रकार थे, सारण लोकसभा क्षेत्र में जो 6 विधानसभा सीटें, उस पर अपना आकलन बताया। लेकिन इन सबके बातों का निचोड़ एक निकल के आ रहा है कि अभी किसी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। और सबसे बड़ी बात है कि पीके जो लगातार दावा कर रहे हैं कि हम बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, सबके पढ़ाई, कमाई, दवाई की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबकी निगाहें अब आने वाले प्रत्याशियों पर नज़र लगी हुई है। जब प्रत्याशियों का फैसला हो जाएगा, उसके बाद ही और स्थिति साफ हो पाएगी। छपरा से आलोक कुमार जायसवाल।